ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग परिकल्पना के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। परिकल्पना के प्रकार यानी कि हम अपने शोध में किस प्रकार की हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, किस रूप में करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसे भिन्न भिन्न रूपों में एक्सप्लेन किया है। कोई एक सार्वभौमिक क्लासिफिकेशन नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो प्रमुख वर्गीकरण है परिकल्पना के प्रकार से संबंधित, उसमें मैकगुइन के अनुसार क्लासिफिकेशन देखेंगे, कर्लिंगर के अनुसार देखेंगे और एक अन्य क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि प्रचलित है। इस अन्य के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि आगे जो जहाँ पे हम काई वर्ग परीक्षण जैसे विषयों या स्टूडेंटी टेस्ट जैसे विषयों की ओर जब हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे किस प्रकार की हाइपोथेसिस हम लोग निर्माण करेंगे और टेस्ट करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे। सबसे पहले मैकगुइन का क्लासिफिकेशन है। मैकगुइन ने बताया जो हमारी हाइपोथेसिस होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक सार्वभौमिक परिकल्पना, दूसरी अस्तित्व परक परिकल्पना, तीसरी सीमित परिकल्पना। पहली परिकल्पना जो सार्वभौमिक परिकल्पना के नाम से जानी गई, उसको प्रायः हम व्यवहार परक विज्ञानों में ना के बराबर देखते हैं। क्यों ना के बराबर देखते हैं? क्योंकि इसमें ऐसे संबंध का उल्लेख होता है जो सभी चरों के लिए सभी स्थान तथा सभी समय पर एक जैसे लागू होते हैं। जैसे न्यूटन का जो ग्रेविटी से रिलेटेड हाइपोथेसिस है, ठीक है, सभी जगहों पे सभी समय पर सभी चरों के लिए एक जैसा लागू होता है। तो अब इस तरह की परिकल्पना देखिए हमारे व्यवहार परक विज्ञानों में या सोशल साइंस में बहुत कम है। दूसरी परिकल्पनाएं आती हैं अस्तित्व परक परिकल्पनाएं। अस्तित्व परक परिकल्पना वो परिकल्पना है जिसमें कम से कम एक चीज का उल्लेख किया जाता है जिसकी एक निश्चित विशेषता होती है। व्यवहार परक विज्ञानों में जैसे कि मनोविज्ञान हुआ, उसमें इस प्रकार की परिकल्पनाओं का हम प्रयोग देखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो स्वयं अपने ऊपर प्रयोग कर रहा है, अपने स्मरण और विस्मरण, मेमोरी और भूलना, फॉरगेटिंग, इन दोनों चीज़ों को अगर वो देख रहा है कि वो कितना भूलता है और कितना याद रखता है, इसके लिए वो स्वयं पर टेस्ट करके कुछ परिणाम पा रहा है कि जैसे कि उसने अभी याद किया तो याद करने की कितनी देर बाद वो इस याद किए हुए हिस्से का कितने प्रतिशत भूल गया, पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में। इस प्रकार के बहुत सारे टेस्ट डेवलप किए जाते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके की अस्तित्व परक परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। इस परिकल्पना का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन ये सभी कालों और सभी स्थानों पर समान रूप से लागू नहीं होती। इनमें पूर्ण वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती। इसके बाद मैकगुइन एक तीसरा प्रकार बता रहे हैं जिसे हम कहते हैं सीमित परिकल्पना। सीमित परिकल्पना एक प्रत्यक्ष कथन के रूप में होती है जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं, जो किसी सिद्धांत से प्रेरित होती है, जो सीमित होती है, और ऐसी परिकल्पना का ही सामाजिक विज्ञानों में विशेष महत्व है।
जहां पर प्रत्यक्ष कथन के रूप में परिकल्पना हो, जिसको हम टेस्ट कर सकें, प्रामाणिक परिकल्पना हो और किसी सिद्धांत से प्रेरित हो। तो ये मैकगुइन का ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण काफी विस्तृत वर्गीकरण है। इसके बाद कर्लिंगर ने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कर्लिंगर ने अपने वर्गीकरण में बताया कि जो हाइपोथेसिस होती हैं उनको हम मूलभूत रूप से 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कर्लिंगर से हाइपोथेसिस के टाइप आपको थोड़े से समझ में आ जाएंगे। एक सरल परिकल्पना होती है, एक अंतर परिकल्पना होती है, एक शून्य परिकल्पना होती है, एक तात्विक परिकल्पना होती है और एक सांख्यिकीय परिकल्पना होती है। सरल परिकल्पना क्या है? सरल परिकल्पना वह परिकल्पना बताई कर्लिंगर ने जब दो चरों के बीच में किसी सरल संबंध का उल्लेख किया जा रहा हो। दो चर, मैं एग्जाम्पल रखता हूं आपके सामने। साक्षरता से आर्थिक स्तर में वृद्धि होती है। एक चर साक्षरता है, दूसरा चर आर्थिक स्तर है। कि जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी, आर्थिक स्तर मत कहिए, आय का स्तर कह लीजिए, ठीक है। साक्षरता से आय के स्तर में वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति में साक्षरता का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी आय बढ़ती जाएगी। सरल परिकल्पना है। इसके बाद जो दूसरी, इसमें क्या है, इस परिकल्पना की विशेषता क्या है? दो चरों के बीच में एक सरल संबंध का निरूपण किया गया है, ठीक है, और ये टेस्टेबल है। और एक दूसरी इसी श्रेणी में अगर आप परिकल्पना देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि आर्थिक प्रोत्साहन देने से कार्य संतुष्टि बढ़ती है। जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है कैसे? जब हम आर्थिक प्रोत्साहन देते हैं, बोनस देते हैं, ठीक है। तो ये भी जो परिकल्पना है इसमें भी आर्थिक प्रोत्साहन और कार्य संतुष्टि, दो चरों के बीच में एक सरल संबंध का उल्लेख किया जा रहा है। इसके बाद अंतर परिकल्पना। अंतर परिकल्पना वह परिकल्पना है जब हम चरों के अंतर को किसी विशेष संबंध को लेकर व्यक्त कर रहे हों। समझिए इस बात को। जैसे कि अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा कुशल श्रमिकों को अधिक आय प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या व्यक्त किया जा रहा है? दो चरों के अंतर को किसी विशेष संबंध में, दो चर कौन कौन से हैं? कुशल और अकुशल। किस संबंध में? आय के संबंध में अंतर प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से आप अंतर परिकल्पना की दूसरी परिकल्पना का एग्जाम्पल सुनिए कि आदिवासी बच्चों की अपेक्षा गैर आदिवासी बच्चों में सृजनात्मक योग्यता अधिक होती है। कौन से दो चर हैं? आदिवासी और गैर आदिवासी। इन दोनों चरों में अंतर देखा जा रहा है। किस विशेष संबंध में देखा जा रहा है? उनकी सृजनात्मक योग्यता के। तो इस तरह की परिकल्पनाओं को हमने अंतर परिकल्पना का नाम दिया है। शून्य परिकल्पना इसके बाद आती है। शून्य परिकल्पना को आप लोग आगे बार बार पढ़ेंगे और बार बार आपको शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना या विकल्पी परिकल्पना, इन दो शब्दों का बहुलता के साथ में प्रयोग होगा जब आप परिकल्पना परीक्षण और आगे के विषयों की ओर बढ़ेंगे। शून्य परिकल्पना में ये माना जाता है, यह कहा जाता है कि दोनों परिकल्पनाओं, यानी कि जो परिकल्पना के दोनों चर हैं, इनके मध्य में ना ही कोई अंतर है, न सकारात्मक न नकारात्मक।
यानी कि इसको हम इंग्लिश में नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शून्य। तो शून्य क्या बता रहा है कि दोनों मध्यमानों के बीच शून्य अंतर है, यानी कि अंतर असार्थक है। रेबर ने कहा है शून्य अंतर या शून्य संबंध की परिकल्पना को शून्य परिकल्पना कहते हैं। इसको इस तरीके से समझना है कि जो दो मध्यमान हैं या दो प्रतिदर्श हैं, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जैसे हम यह मान के चलें कि आय लिंग से संबंधित नहीं है, यानी कि आय या लिंग और आय में, स्त्री और पुरुष की आय में, ठीक है, लिंग और आय में कोई संबंध नहीं है। तो ये हाइपोथेसिस कैसी होगी? जहां पे दो चरों के बीच में कोई संबंध ना माना जा रहा हो, वो हाइपोथेसिस होगी नल हाइपोथेसिस। ठीक, इस तरीके की हाइपोथेसिस, यानी कि जहां पर दो चरों के बीच में किसी भी प्रकार का सार्थक अंतर स्वीकार न किया जा रहा हो, अंतर असार्थक माना जा रहा हो, कोई संबंध ना माना जा रहा हो, इसका फायदा ये है कि ऐसी परिकल्पना जो होती है वो दिशा रहित होती है, यानी कि सही भी सिद्ध हो सकती है, गलत भी सिद्ध हो सकती है। इसके साथ साथ हम विकल्पी परिकल्पनाओं की भी रचना करते हैं। जब यह गलत होगी तो विकल्पी सही होगी, वो हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी के लिए शून्य परिकल्पना को इतना समझिए कि शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना है जब हम दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है इस तरह की बात को धारण करके आगे बढ़ते हैं, यानी कि दो मध्यमानों के बीच में शून्य अंतर है, यानी अंतर असार्थक है। अब इसके बाद में जो बात आती है वो आती है तात्विक परिकल्पना की। तात्विक परिकल्पना को कर्लिंगर ने परिभाषित करते हुए कहा है कि तात्विक परिकल्पना वह परिकल्पना है जिसमें अनुमानात्मक कथन के रूप में दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे जो चर हैं वो दो या दो से अधिक हैं जिनके बीच में एक अनुमानात्मक कथन संबंध को स्पष्ट कर रहा है। इसके बाद में सांख्यिकीय परिकल्पना है। सांख्यिकीय परिकल्पना भी एक अनुमानात्मक कथन ही है जो तात्विक परिकल्पना के आधार पे सांख्यिकीय संबंधों को इंगित कर रही है। सांख्यिकीय परिकल्पना को इस रूप में आप समझ सकते हैं कि अगर हम बहुत गौर से देखें तो शून्य परिकल्पना भी एक तरीके की सांख्यिकीय परिकल्पना ही है। शून्य परिकल्पना के साथ साथ जिन हम अन्य विकल्पी परिकल्पनाओं की रचना करते हैं वे भी सांख्यिकीय परिकल्पना की ही कोटि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें भी, इस सांख्यिकीय परिकल्पना में भी हम चरों के बीच संबंध के अनुमानात्मक कथन को प्रकट करते हैं जिनके बीच में धनात्मक संबंध हो सकता है, नकारात्मक संबंध हो सकता है और कोई संबंध नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से अब हम अन्य वर्गीकरण की ओर जाते हैं। अन्य वर्गीकरण में सिर्फ दो प्रकार की परिकल्पनाओं को आपको समझने की आवश्यकता है। एक परिकल्पना होती है जटिल परिकल्पना आसान शब्दों में, और दूसरी परिकल्पना होती है विकल्पी परिकल्पना।
ये जटिल परिकल्पना क्या है? जटिल परिकल्पनाएं वे परिकल्पनाएं हैं जब चरों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 चरों के मैंने उदाहरण दिए थे कि साक्षरता से आय के स्तर में वृद्धि होती है। सरल परिकल्पना थी। जटिल परिकल्पना क्या है? अब साक्षरता के साथ साथ किसी अन्य चर से भी ये आय का स्तर प्रभावित हो रहा हो। कोई ऐसी परिकल्पना हो जो कि आय के स्तर को साक्षरता के साथ में आप देख रहे हो कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो वहां पे ये संकल्पना जटिल हो जाएगी। इसके एक दूसरे एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने सरल संकल्पना के अंतर्गत कहा था कि कार्य संतुष्टि पर आर्थिक प्रोत्साहन से कार्य संतुष्टि बढ़ती है। ये हमने एक सरल परिकल्पना बनाई थी। अब अगर इसको हम जटिल परिकल्पना के रूप में इसका निर्माण करें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्य संतुष्ट पे कर्मचारी के व्यक्तिगत कारक, कार्य करने की दशाओं, प्रबंधन कारकों तथा आर्थिक कारकों से सम्मिलित प्रभावों का प्रभाव पड़ता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितने सारे चर हो गए। यहाँ पे चरों की संख्या अधिक हो गई। वहां पे सिर्फ बोनस था कि बोनस से कार्य की संतुष्टि बढ़ रही है। अब यहाँ बोनस के साथ साथ जो व्यक्ति है उसके व्यक्तिगत कारक और जिन कार्य दशाओं में वह काम कर रहा है वे, और प्रबंधन के कारक, वे सभी इसके अंतर्गत शामिल हो गए। तो परिकल्पना कैसी हो गई? जटिल हो गई। इसके बाद एक प्रकार आता है विकल्पी परिकल्पना का। शून्य परिकल्पना के साथ में हम विकल्पी परिकल्पना का भी निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत दो समूहों या दो मध्यमानों के मध्य अंतर या संबंध का अनुमान लगाया जाता है कि दोनों मध्यमानों या दोनों समूहों के मध्य में अंतर है। शून्य में क्या हमने किया था कि दोनों समूहों या दोनों मध्यमानों या दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, के बीच का अंतर जो है वो असार्थक है, नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन विकल्पी परिकल्पना में हम ये लेकर के चलते हैं कि दोनों मध्यमानों, दोनों समूहों के बीच में जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट है। यह ठीक शून्य हाइपोथेसिस के विपरीत होती है। अब इसका हम दो रूपों में प्रयोग करते हैं। धनात्मक परिकल्पना बना सकते हैं या नकारात्मक परिकल्पना बना सकते हैं। धनात्मक धनात्मक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे प्रवास की मात्रा बढ़ती है, या आदिवासी बच्चों की अपेक्षा गैर आदिवासी बच्चे शैक्षिक योग्यता में श्रेष्ठ होते हैं, या अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा कुशल श्रमिकों को अधिक आय प्राप्त होती है। दूसरा, जब हम नकारात्मक रूप में बनाएंगे तो इसको हम नकारात्मक कथन में रखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा अधिक आय प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरीके से हम धनात्मक और नकारात्मक परिकल्पनाओं की रचना करके विकल्पी परिकल्पनाओं के अंतर्गत इन दोनों की रचना करते हैं। जब हम किसी हाइपोथेसिस को बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हाइपोथेसिस का कथन, परिकल्पना का कथन घोषित स्वरूप में हो, घोषित स्वरूप का अभिप्राय है धनात्मक कथन में हो, शून्य अंतर स्वरूप में हो। शून्य अंतर स्वरूप का मतलब है न सकारात्मक हो न नकारात्मक हो,
प्रायः ऐसी जब हम दोनों चरों में जब कोई संबंध नहीं दिखाते हैं या शून्य अंतर स्वरूप में किसी परिकल्पना का निर्माण करते हैं, तो प्रायः यदि और तो का हम प्रयोग करते हैं। परिकल्पना को प्रश्न स्वरूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में भी विद्वानों ने कहा है कि परिकल्पना को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये परिकल्पना का स्वरूप है कि कथन का क्या स्वरूप होगा। तो आज के इस व्याख्यान में आपने परिकल्पनाओं के विभिन्न प्रकारों को जाना। जब हम आगे की क्लासेस इस क्रम में आगे बढ़ाएंगे, तो वहां पे हम शून्य परिकल्पना और विकल्पी परिकल्पना का प्रयोग करेंगे। यानी कि शून्य परिकल्पना, पहली परिकल्पना ऐसी होगी जब हमारा दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, उससे संबंधित कथन होगा। और दूसरी परिकल्पना विकल्पी होगी, जिसमें कि हम किसी संबंध को स्थापित करेंगे, सकारात्मक यानी कि धनात्मक या नकारात्मक रूप में। आज की इस क्लास में आपने परिकल्पना के प्रकारों को जाना। परिकल्पना के प्रकारों को जानने के साथ साथ परिकल्पना के कथन का क्या स्वरूप होगा, इसके बारे में भी आपने ज्ञान प्राप्त किया। काई वर्ग परीक्षण में, जो कि आगे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, वहाँ पे शून्य परिकल्पना और विकल्पी परिकल्पना का प्रयोग आप लोग प्रैक्टिकल रूप में जान पाएंगे। आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल हम एक नवीन विषय के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। अगर आप लोगों को इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। विनीता शर्मा, सीबी, हरिकांत राय, ठीक, जयशंकर प्रसाद, खुशबू कुमारी, कृष्ण कुमार राय, मनीषा कुमारी, पूनम कुमारी। की परिकल्पना में किसी कसौटी पर एक समूह को दूसरे समूह से इन्फीरियर होने की घोषणा की जाती है। इस प्रकार की परिकल्पना को हम नकारात्मक परिकल्पना कहेंगे। जैसे कि अलाभान्वित बच्चों में लाभान्वित बच्चों से साहचर्य शिक्षण योग्यता कम पाई जाती है। तो ये जिस प्रकार की परिकल्पना है उसको हमने नकारात्मक परिकल्पना की श्रेणी में रखा है। संक्षेप में आप नकारात्मक परिकल्पना को इस रूप में समझ सकते हैं कि किसी कसौटी पर एक समूह को दूसरे समूह से इन्फीरियर होने की जिसमें घोषणा की जा रही हो, वो नकारात्मक परिकल्पना के अंतर्गत आता है। रोशन कुमार। देखिए, मैकग्विन ने बताया है सार्वभौमिक परिकल्पना, अस्तित्वपरक परिकल्पना और सीमित परिकल्पना। सार्वभौमिक परिकल्पना के अंतर्गत ये बताया गया है ऐसी परिकल्पना जो सभी चरों के लिए सभी स्थान तथा सभी समय पर समान रूप से लागू होती हैं। जैसे कि न्यूटन ने जो हाइपोथेसिस बनाई ग्रेविटी से रिलेटेड, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड। अस्तित्वपरक परिकल्पना जिसमें कम से कम एक चीज का उल्लेख किया जाता है जिसकी एक निश्चित विशेषता होती है। इस परिकल्पना में किसी एक ही इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है और निश्चित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। प्रायः इस प्रकार की परिकल्पनाएं मनोविज्ञान में देखी जाती हैं।
कि जो मनोविज्ञान में स्मरण और विस्मरण से संबंधित परीक्षण होते हैं, कोई व्यक्ति स्मरण और विस्मरण से संबंधित परीक्षणों का अपने ऊपर प्रयोग करे और उससे जो निष्कर्ष प्राप्त करे और उसके आधार पे जो परिकल्पनाओं का निर्माण हो, उससे संबंधित वो अस्तित्व परक परिकल्पनाएं कही जाएंगी। इस प्रकार की परिकल्पनाओं का जो क्षेत्र होगा वो सीमित होगा। सभी कालों, सभी काल और सभी स्थानों पर ये समान रूप से लागू नहीं होंगी, इसलिए इन परिकल्पनाओं को पूर्ण वैज्ञानिक नहीं माना जाता। इसके साथ साथ मैकगुइन ने एक परिभाषा बताई, सीमित परिकल्पना। सीमित परिकल्पना वह परिकल्पना है जो एक प्रत्यक्ष कथन के रूप में है, प्रमाणीय है, किसी सिद्धांत पर आधारित है, अल्पव्यापी है, सीमित है, और ऐसी ही परिकल्पनाओं का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में अधिकता के साथ किया जाता है। तो ये 3 प्रकार थे मैकगुइन के अनुसार: सार्वभौमिक परिकल्पना, अस्तित्वपरक परिकल्पना और सीमित परिकल्पना। सोनी कुमारी, ठीक, सोनी कुमारी, ठीक, स्वीटी कुमारी, ठीक है। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम पुनः एक नवीन विषय के साथ उपस्थित। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम।